आप सभी साथियों का यस हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास हिंदी साहित्य के विभिन्न काव्यधाराओं का नामकरण और उसकी समय सीमा पर आधारित है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय परीक्षा की डेट आ चुकी है और यह आज की क्लास यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और बीपीएससी और आदि उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। तो साथियों, आइए देखते हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि परीक्षाओं में नामकरण, प्रत्येक कालों का नामकरण, उससे संबंधित उस काल की समय सीमा भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए देखें कि आदिकाल हिंदी साहित्य की विभिन्न काव्यधाराओं का नामकरण एवं उसकी समय सीमा। तो हिंदी साहित्य का पहला जो है काल का नाम है तो वो है आदिकाल। आदिकाल ये हिंदी साहित्य का प्रथम चरण है। और आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक है। यदि इसके समय की बात करें, यदि आदिकाल के सन की बात करें, ये तो विक्रमी संवत होगी जो कि सर्वमान्य है कि विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक है। और कभी कभी सन में भी पूछ लेता है कि इसका सन आदिकाल का की जो समय सीमा है उसकी समय सीमा सन में कहाँ से कहाँ तक है। तो 900। तो दोस्तों, इस बात को ये सूक्ष्म बहुत है, डीपली। तो आप इसको देखिएगा कि इसका सन में यदि आएगा तो आप 993 से लेकर के 1318 ईस्वी तक की समय सीमा को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आदिकाल नाम ही सर्वमान्य है। आदिकाल नामकरण करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और वीरगाथा काल नामकरण करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वीरगाथा काल, जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल में बहुत सी युद्धों पर लड़ाइयों होती रही हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य शुक्ल जी ने कहा। और आदिकाल ये नामकरण जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। क्योंकि ये हिंदी का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आदिकाल नाम ही समीचीन होगा। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आदिकाल में अब जो पहला साहित्य का नाम है वो आता है सिद्ध साहित्य। दोस्तों, ये सिद्ध साहित्य, जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास ही प्रत्येक हिंदी के कालों का नामकरण और समय पर आधारित है। और तो सिद्धों का समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। सिद्धों का समय क्या है तो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक है। और सिद्धों की संख्या क्या मानी गई है तो सिद्धों की संख्या मानी गई है क्या कि 84 संख्या सिद्धों की मानी गई है। और सिद्धों में प्रमुख सिद्ध का नाम बताइए, पूछ लेगा कि सिद्धों के प्रमुख या प्रथम सिद्ध का नाम क्या है, तो इनमें सरहपा नाम है। सरहपा नाम है और सरहपा ही हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, यानी सरहपा की रचनाओं की संख्या टोटल 32 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। और आपको ध्यान रखना कि इन सिद्धों में जो है इनमें 4 स्त्रियां भी थीं जिन्हें योगिनी या भैरवी के नाम से जाना जाता था। तो उनकी संख्या कितनी है तो 4 संख्या है। इन्हें योगिनी या भैरवी के नाम से जाना जाता है। तो उनके नाम कौन कौन से हैं सिद्ध साहित्य में? जो 84 सिद्ध हैं उनमें 4 स्त्रियां भी थीं, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो पहला नाम है कढ़ापा, मेखलापा, कनकलापा और मणिभद्रा। ये इसमें से मुख्य रूप से शुक्ल जी ने इन चारों सिद्ध साहित्य की जो स्त्रियां हैं उनमें से 3 का उल्लेख किया है, लेकिन मेखलापा का उल्लेख शुक्ल जी ने नहीं किया है। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आ जाए सूक्ष्म, ये तो बहुत डीपली बात है, लेकिन आप यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि परीक्षा में बैठने के लिए आप पढ़ रहे हैं रोज़, तो आप यद्यप जान भी रहे होंगे, लेकिन मेरा काम है आपको अवगत कराना, बताना, आपको ध्यान दिला देना। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथियों, ये आपके यस हिंदी क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस चैनल से आइए, जुड़िए और इस चैनल के माध्यम से जो भी कुछ हमारे माध्यम से आपको, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ करके आपको हिंदी के बारे में
जो भी बातें बताई जा रही हैं वो लगभग हमारा प्रयास है कि अच्छी ही हों और आपकी तैयारी में कहीं न कहीं लाभकारी अवश्य सिद्ध होंगी। अब अगला सिद्ध साहित्य के बाद ये नाथ साहित्य आता है। नाथ साहित्य, चूँकि नाथों का समय कब से कब तक है? नाथों का समय ये 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। आप इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। नाथों का समय कब से कब तक है? 10वीं से 13वीं शताब्दी तक। नाथों का समय कब से कब तक है? तो 10वीं से ये 13वीं शताब्दी तक है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ये नाथ साहित्य हो गया। नाथों का समय 10वीं से 13वीं शताब्दी तक है। अच्छा, नाथों की चरमोत्कर्ष का काल क्या है? अगर ये पूछ ले कि नाथों का समय तो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक सामान्य है, पता है आपको, लेकिन नाथों का उत्कर्ष का काल क्या रहा? तो इनके उत्कर्ष का काल रहा 12वीं से 14वीं शताब्दी। 12वीं से 14वीं शताब्दी। ये किसने कहा, किसके अनुसार है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा। और नाथों का समय क्या रहा? तो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक। आप इन समय को जरूर से याद करिएगा, लिख करके याद करिएगा, तो आपको याद ही हो जाएगा। यद्यपि संभवतः मुझे उम्मीद है कि यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन समय और इन सब बातों को आप अवगत होंगे ही, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को 2-1 बार देखिएगा तो आपका तथ्य, आपका नॉलेज और भी क्लियर हो जाएगा। तो नाथों के चरमोत्कर्ष का काल जो है 12वीं से 14वीं शताब्दी है। इसको मानने वाले आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है दोस्तों। 9 पूछ लेगा कि नाथों की संख्या कितनी है, तो 9। और यस हिंदी क्लासेस ये साथियों इस चैनल का नाम है। यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको इसकी सूचना समय समय पर प्राप्त होती रहे। और आगे देखते हैं कि नाथों की संख्या 9 है। और इसके बाद नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन हैं? पूछ लेगा कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन हैं? तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ हैं। यदि ऑप्शन में गोरखनाथ नहीं है और मत्स्येंद्र नाथ हैं उसके स्थान पे, तो गोरखनाथ अगर नहीं है तो ही मत्स्येंद्र नाथ ऑप्शन में टिक करना है। अन्यथा गोरखनाथ हैं तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक या नाथ पंथ के प्रवर्तक दोनों ही गोरखनाथ ही माने जाएंगे। और गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या कितनी साथियों? गुरु गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 40 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। रचना कभी कभी रचना का भी उल्लेख कर देता है कि इनकी रचना का नाम क्या है। तो ये नाथ साहित्य हो गया। नाथ साहित्य में विशेष रूप से नाथ साहित्य और नाथ पंथ के प्रवर्तक आएगा, तो आप इसमें गोरखनाथ का ही टिक करिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है रास या जैन साहित्य। रास या जैन साहित्य हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो रास या जैन साहित्य, इसका समय कब से कब तक है? तो जैन साहित्य का समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी। ये रास या जैन साहित्य का समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी। रास या जैन साहित्य में ताल देकर के नृत्य गायन और ये सब किया जाता है, आप भली भांति अवगत होंगे। और इन रास या जैन साहित्य की समय सीमा 8वीं से 13वीं शताब्दी है। अच्छा, जैन साहित्य की भाषा क्या मानी गई है? जैन साहित्य की भाषा मूलतः अपभ्रंश मानी गई है। एक एग्जाम में पूछ सकता है। तो जैन साहित्य की भाषा क्या मानी गई है? जैन साहित्य की मुख्य भाषा अपभ्रंश मानी जाती है। अब आ जाते हैं रासो या चारण साहित्य। रासो या चारण साहित्य को हम आप देखते हैं। तो रासो साहित्य का समय क्या है? तो रासो साहित्य का समय है 10वीं से 14वीं शताब्दी। रासो साहित्य का समय है, रासो या चारण साहित्य का समय है 10वीं से 14वीं शताब्दी। अब रासो साहित्य में बहुत से साहित्य रचे गए, जैसे सबसे पहले खुमाण रासो, उसकी समय सीमा 9वीं शताब्दी है। और उसमें जो है खुमाण और अलमामों के मध्य हुए 24 युद्धों का चित्रण किया गया है। और ये कि फिर इसके बाद परमाल रासो जगनिक की रचना है। उसमें जो है ढेर सारे आल्हा छंद हैं, तो ये बारिश के ऋतु में गाया जाता है और ढेर सारी रचनाएं हैं, तो आप उसको अध्ययन करिएगा।
तो रासो या चारण साहित्य की समय सीमा क्या है, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी है। आगे देख लेते हैं अब लौकिक पद्य साहित्य। इसमें लौकिक पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य दो हैं। हम लोग पहले जो है लौकिक पद्य साहित्य की चर्चा करते हैं, ये आवश्यक है। तो लौकिक पद्य साहित्य की चर्चा करते हैं तो लौकिक पद्य साहित्य में सबसे पहले हम अमीर खुसरो जी को देखते हैं। अमीर खुसरो क्योंकि आदिकाल के सर्वप्रमुख कवि हैं, इन्हें हिंदी का प्रथम क्या कहा जाता है, खड़ी बोली हिंदी का इन्हें जो है प्रथम कवि कहा जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, तो 1255 से लेकर के 1324 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इन्हीं जन्म 1255 ईस्वी में और निधन इनका 1324 ईस्वी में हुआ। और जन्म कहाँ हुआ, पटियाली नामक गांव में हुआ। इनका जन्म पटियाली नामक गांव में और एटा ज़िले में हुआ। इनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या वैसे तो 100 मानी जाती है, कितनी 100 मानी जाती है, लेकिन उपलब्ध कितने हैं, 20 या 22 रचनाएँ ही इनकी उपलब्ध हैं। तो ये अमीर खुसरो आपके आदिकाल के बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। ये तबला, सितार और गायन और संगीत के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान रहा। और ये मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले कवि भी इन्हें माना जाता है। और इन्होंने ढेर सारी रचनाओं को लिखा है। तो गज़लें भी इन्होंने लिखी है। तो इनको आप विशेष रूप से देखिएगा, इनसे बहुत संभव है कि एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अमीर खुसरो जी हो गए। अब नेक्स्ट लौकिक पद्य साहित्य में अगली रचना देखते हैं, ढोला मारूरा दूहा देखते हैं। तो इसके रचना ढोला मारूरा दूहा का रचना काल क्या है, तो 1473 ईस्वी है। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार का नाम है कल्लोल कवि। क्या कहे जाते हैं, कल्लोल हैं। तो इसके ढोला मारूरा दूहा के संकलनकर्ता का नाम क्या है, तो कुशल लाभ है। क्या है, कुशल लाभ है। अच्छा, ढोला मारूरा दूहा में कुल कितने छंद हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो ढोला मारूरा दूहा में कुल छंदों की संख्या 788 है। फिर से कह दे रहे हैं, ढोला मारूरा दूहा में कुल छंदों की संख्या 788। आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी छंद भी पूछ लेता है। तो ढोला मारूरा दूहा के रचना काल है 1473 ईस्वी। इसके रचनाकार का नाम कल्लोल है, मुख्य रचनाकार जो है। और ढोला मारूरा दूहा के संकलनकर्ता का नाम कुशल लाभ है। और इसके संकलन काल है, जो संकलनकर्ता कुशल लाभ है, इसका संकलन काल यानी समय कब है संकलन का, तो 1561 ईस्वी है। अच्छा, ये कुशल लाभ की एक रचना है, ये आपको पता होगा, तो आप जानते होंगे कि आगे फिर देखते हैं। इसमें हम लोग इनको क्या कि बसंत विलास फागु है, इस पे देखते हैं। तो इसका रचनाकाल क्या है, रचनाकार अज्ञात हैं और रचनाकाल भी अज्ञात है बसंत विलास फागु की। और इसके संपादक का नाम मिलता है केशवलाल हरसाद राय ध्रुव। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बसंत विलास फागु में। इसमें स्त्रियों पर पड़ने वाले मादक प्रभाव का चित्रण भी किया गया है। और बसंत विलास फागु में कुल छंदों की संख्या कितनी है, तो 84 है। बसंत विलास फागु में कुल छंदों की संख्या कितनी है, 84 है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आदिकाल से उठने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इसको विशेष रूप से इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा और लिख करके याद करिए, कहीं अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। यदि जानते हो तो केवल वीडियो देख लीजिएगा। ये आपके ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होने वाली क्लास है। तो अब देख लेते हैं आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम विद्यापति है। तो इनका जन्म जो है कब होता है, विद्यापति के जन्म तो 1360 ईस्वी से में इनका जन्म होता है। 1360 ईस्वी में विद्यापति जी का जन्म होता है और 1448 में इनका निधन हो जाता है। 1448 में इनका जन्म हो जाता है। तो जन्म कहाँ होता है, बिस्फी दरभंगा बिहार में। किसका, विद्यापति की डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कितनी उपाधियों को बताया है, तो 16 उपाधियों को बताया हुआ है। तो खेलन का भी ढेर सारे इनके नाम हैं, आप इनको जानिएगा। इनकी रचनाओं की संख्या आप जानते होंगे, कीर्तिलता और कीर्तिलता और कीर्ति पताका और
गोरक्ष विजय, ये इनका नाटक है और इनकी रचनाएं हैं। तो ये भी आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आज की क्लास ये समय सीमा पर आधारित है साथियों। तो विद्यापति जी का जन्म 1360 ईस्वी और निधन इनका 1448 ईस्वी। कहाँ पे जन्म हुआ? बीसपी में, दरभंगा, बिहार में। और अगली रचना को हम लोग देखते हैं संदेश राशक। क्या देखते हैं? संदेश राशक देखते हैं। संदेश राशक देख लेते हैं। तो इसमें संदेश राशक के रचनाकार का नाम क्या है? अब्दुल रहमान है, जिसे अब्दाहमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका रचनाकाल क्या है? तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। संदेश राशक की समय सीमा क्या है? 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। संदेश राशक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। और संदेश राशक में कुल कितने छंद हैं? छंदों की संख्या अगर बात करें तो कुल छंद हैं 223। और कुल सर्गों की संख्या किसमें है? इसमें 3 इसमें सर्ग हैं जिन्हें प्रक्रम कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? प्रक्रम कहा गया है। विशेष रूप से याद करेंगे, संदेश राशक में कुल सर्गों की संख्या 3 है जिन्हें प्रक्रम कहा गया है। और संदेश राशक का रचनाकाल कब है? तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य है। संदेश राशक में कुल कितने छंद हैं? तो 223 छंद हैं। इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो अब्दुल रहमान या अब्दाहमाड़ इनके रचनाकार का नाम है। अच्छा, अब्दुल रहमान को आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी ने ये मुख्य कवि के रूप में जानते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रचना कि प्राकृत पैंगलम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ये। प्राकृत पैंगलम को देखते हैं हम आप। तो प्राकृत पैंगलम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके संकलनकर्ता का नाम है लक्ष्मीधर। और इसका संकलन काल कब है? तो 14वीं शताब्दी है। और इसके टीकाकार का क्या नाम है? तो वंशीधर। लक्ष्मीधर प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता हैं। और संकलन यानी लिखने का समय क्या है इकट्ठा करने का? तो 14वीं शताब्दी है। और ये प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो बंशीधर नाम है। बंशीधर और लक्ष्मीधर लगभग नाम मेल खा रहे हैं। आप विशेष रूप से ये बात भी ध्यान रखिएगा। बंशीधर ने टीका लिखी प्राकृत पैंगलम पर और लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैंगलम का संकलन किया। कब किया? तो 14वीं शताब्दी में किया हुआ है। ये आपको भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि लौकिक गद्य साहित्य। लौकिक गद्य साहित्य हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कूलेमाला कथा। क्या आती है? कूलेमाला कथा। इसके रचनाकार उद्योतन सूरि और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 835 विक्रमी संवत 835 ईस्वी है। और आगे देखते हैं कि दूसरी है लौकिक गद्य साहित्य में राउरबेल। राउरबेल ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना राउरबेल है, क्योंकि ये हिंदी की प्रथम चंपू रचना मानी जाती है राउरबेल, जिसके रचनाकार का नाम रोड़ा का भी है। क्या? रोड़ा का भी है रचना। राउरबेल की रचनाकाल का समय क्या है? तो 10वीं शताब्दी मानी जाती है। क्या? 10वीं शताब्दी मानी जाती है। यह यानी राउरबेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित प्रथम चंपू रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे। और आगे देख लेते हैं आगे कि यह हिंदी गद्य पद्य मिश्रित प्रथम चंपू रचना है। यह हिंदी में यानी राउरबेल नामक रचना हिंदी में नक्श वर्णन परंपरा की प्रथम रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो राउरबेल की समय सीमा 10वीं शताब्दी है। इसके कवि कौन हैं? तो रोड़ा कवि हैं। यह हिंदी गद्य पद्य मिश्रित यानी हिंदी की प्रथम चंपू रचना मानी जाती है। यह हिंदी में नक्श वर्णन परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। आप इसे भी विशेष रूप से याद करिएगा और लिख करके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। और क्लास ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा आपके ध्यान में है कि आगे हमें परीक्षा में बैठना है, तो उसी से संबंधित आज की ये क्लास है। तो आप इस क्लास की आज की वीडियो अवश्य देखिएगा। अगली रचना क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसके रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो दामोदर शर्मा है। कौन है? दामोदर शर्मा है। इसका रचनाकाल उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकाल यानी समय क्या है? तो 1145 ईस्वी से 12वीं शताब्दी
के मध्य मानी जाती है, विशेष रूप से, यानी 11वीं 12वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा। समय सीमा क्या है? 1145 ईस्वी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य यह मानी जाती है। अच्छा, यह कैसा, किस प्रकार का ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। साथियों, यह सिंधी क्लासेस आपके चैनल का नाम है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस हों उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। और आगे देख लेते हैं कि इसमें जो है आगे है कि वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर आदिकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके रचनाकार का नाम है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के इसका रचनाकाल है 14वीं शताब्दी। वर्ण रत्नाकर की समय सीमा क्या है? 14वीं शताब्दी है। अच्छा, वर्ण रत्नाकर में कुल 8 अध्याय हैं साथियों। वर्ण रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसके 8 अध्याय हैं। आप इसे भी विशेष रूप से याद करिएगा। और इसके रचनाकार का नाम ही हो गया है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। यह 14वीं शताब्दी में रचित रचना है। इसमें 8 अध्याय हैं कुल। अच्छा, यह एक शब्दकोश है। यह एक क्या है? शब्दकोश। इसकी भाषा क्या है? मैथिली। विशेष रूप से याद करिएगा। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य में हम आप देख लेते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले हम आप देखते हैं स्वयंभू देव। इनको सबसे पहले देखते हैं। स्वयंभू की समय सीमा क्या है? तो 783 ईस्वी से लेकर के ये इनकी मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र 783 ईस्वी माना है। लगभग 8वीं शताब्दी इनकी समय सीमा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने मानी है। ये लगभग सही भी है। तो पुष्पदंत हैं 10वीं शताब्दी में। इनकी रचना का नाम है महापुराण। और जसहर चर्यु और रणय कुमार चर्यु। आप इन रचनाओं को भी ध्यान दीजिएगा। तो महापुराण सबसे महत्वपूर्ण रचना है पुष्पदंत की। और नेक्स्ट है अगली रचना धनपाल, 10वीं शताब्दी है। इनका भी समय सीमा। इनकी रचना का नाम भविष्यत कहा है। डॉक्टर विंटरनेज ने इसे भविष्यत कहा को एक रोमांटिक महाकाव्य कहा है। तो ये भी आप देखिएगा। इसके बाद जो है मुनिराम सिंह की समय सीमा क्या है? तो 11वीं शताब्दी है। इनके रचनाकाल का नाम पाहुड़ दोहा है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण बहुत ही सूक्ष्म बात है कि दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की रचना है। और मेरुतुंग आते हैं। इनका समय है 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। और इनकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। आप जानते होंगे। इनका समय है 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। इनकी भाषा संस्कृत है। इसके बाद जयेंद्र की बात करते हैं तो इनका समय है 6ठी शताब्दी। इनके रचना का नाम है परमात्म प्रकाश और योगसार। ये आप देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हेमचंद्र। ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं, जिनका मूल नाम चंगदेव के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, देसी नाम माला कोश, छंदानुशासन और योग शास्त्र। तो यह इसमें मुख्य रूप से इनकी रचना का नाम है क्या कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। और इसके बाद क्या है? देसी नाम माला कोश। यह एक द्वाश्रय काव्य है जिसे शुक्ल जी ने कहा है। यह वीर रस प्रधान रचना भी है, कुमारपाल चरित। आगे देख लेते हैं कि ये छंद है योग शास्त्र। तो ये आज की क्लास साथियों कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।